तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज हम इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ब्लॉग के लिए हमारे पास जो ब्लॉग 4 है, उसके 2026-25 के एमसीक्यूज़ करने के लिए डिस्कस। सबसे पहले 2026 एनुअल के एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। कैटेकोलामाइन्स क्रेटेनाइन, ठीक है? बेसिकली एमसीक्यू हमारे पास क्या होगा? कैटेकोलामाइन्स जो है, ठीक है, आर फिल्टर सेक्रेटेड एट व्हिच साइड? यानी कैटेकोलामाइन्स और क्रेटेनिन जो है वो किस साइड के ऊपर फ़िल्टर्ड होती है? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के होते हैं, ठीक है? फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वो है क्यों? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या होता है हमारे पास बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, ठीक है? क्रेटिनिन की, कैटेकोलामाइन्स की, इसके अलावा हमारे पास यूरिक एसिड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है? इसलिए पीसीटी क्या है? सिक्रीशन सेंटर। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ माइंटारिक प्लेसेस क्या होता है? तो ये इंक्रीज़ करता है मसल टोन, ठीक है? और जीआईटी की कंट्रैक्शन जो है उसको बढ़ाता है। तो बेसिकली क्या करेगा? कंट्रैक्शन और जीआईटी में इसका फंक्शन है और मसल टोन को इंक्रीज़ करेगा। क्या मेनली इसके फंक्शन होते हैं? एंटारिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर होता है माइंटारिक जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो माइंटारिक क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल करता है, मोटिलिटी कंट्रोल करता है, मसल टोन कंट्रोल करता है और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन करता है। आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है? कि एक्सेस वाटर जो है गिव, अगर पानी दिया हुआ एक्सेस वाटर में, ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर सर्जरी तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एडीएच पे पहले भी करवा चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट है, तो ये रिपीट हुआ पास में एमसीक्यूज, ठीक है। हमारे पास विच स्टिमुलेशन डिक्रीज जीएफआर इन 20%, इन 1% बेहोश हुआ है तो उसके अंदर जीएफआर जो है कैसे डिक्रीज हो सकता है, किस चीज़ की स्टिमुलेशन से? तो बेसिकली हमारे पास रीनल का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास फेंटिंग क्या है? लो बीपी है, तो बॉडी क्या हुआ? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रीजन क्या होगा? जीएफआर डिक्रीज होगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज, वही हुआ जो आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बताया था, वही चीज़ें थोड़ी घुमा के पूछी और रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? डेस्मोप्रेसिन जो है, ठीक है, डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस। क्या होता है डेस्मोप्रेसिन? क्या होता है? एडीएच का एनालॉग होता है। तो क्या करता है? वर्क्स ओनली पेशेंट लैक्स एडीएच, यानी कि अगर एडीएच नहीं है तो ये वर्क करेगा। तो हमारे पास क्या होगा? एडीएच डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन को, तो इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस। ना ये नेफ्रोजेनिक होगा क्योंकि किडनी जो है इसके अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं कि ओटाकाइड प्रिवेंटिंग जीएफआर डिक्रीज। कौन सा ऑटोकाइड जो है जो प्रिवेंट करता है जीएफआर डिक्रीज को? तो प्रोस्टाग्लैंडिन है, पीजीई2 या पीजीआई2 जोन से वहाँ पे ऑप्शन हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ये डायलेट करते हैं आफ्रेंट आर्टिकल को और इसके साथ क्या करते हैं? रीनल ब्लड फ्लो में ये मेंटेन करते हैं स्ट्रेस को, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करते हैं और एंजियोटेंसिन 2 जो है, ठीक है, इसमें एक्शन में करते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं? रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। तो एनसेड इनको ब्लॉक करते हैं और इसलिए वो जीएफआर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं जीएफआर को कम होना। ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम पहले भी करवा चुका हूँ आपको, पास से एमसीक्यू आया 0.5 लीटर, देख लें, रिपीट हुआ है। उसके बाद जीएफआर इंक्रीज होता है बाय एएनपी। एएनपी का रोल क्या होता है आर्टियल नाइट्रिक पेप्टाइड का? कि वो डायलेट करता है एफरेंट आर्टिकल को, इसके अलावा कंस्ट्रिक्ट करता है एफरेंट आर्टिकल को, यानी आर्टिकल को जो है एफरेंट होगा उसको क्या करेगा? डायलेट कर देगा, बढ़ा देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा एफरेंट को, और इससे क्या होगा? जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जीएफआर का इसका रोल होता है। इसके अलावा इसका रोल सोडियम एक्सक्रीशन भी होता है, इंक्रीज करना, और वाटर एक्सक्रीशन। डिक्रीज प्लाइड प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है? इंक्रीज जीएफआर। प्रास का एमसीक्यू का घुमा के पूछा हुआ है, बच्चों देख लो, रिपीट हुआ है, कम से कम 3 हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यूरिटर स्टोन कोजेज रिफ्लेक्स रिड्यूसिंग किडनी फंक्शन। तो यूरिट्रो रीनल रिफ्लेक्स जो है वो बेसिकली इसमें होता है, जो यूरिटर स्टोन जो है, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्स है वो किडनी फंक्शन को रिड्यूस कर रहा है। क्या होता है? स्टोन हुआ, यूरिटर इरिटेट हुआ, यूरिटर इरिटेट हो सकता है, रिफ्लेक्स हुआ, रिफ्लेक्स से क्या हुआ? रीनल की वैल्यू को शिक्षण, यूरिन फॉर्मेशन क्या डिक्रीज होगी, और जब यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज होगी तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा? ठीक है, रिफ्लेक्स आ जाता है जो रिड्यूस करता है किडनी फंक्शन को। तो व्हाई डज यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीज जीएफआर? यानी यूरिटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो जीएफआर क्यों डिक्रीज हो? क्योंकि इंक्रीज बूमन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, यूरिन बैकअप हुआ, ठीक है, प्रेशर जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर बूमन कैप्सूल के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नेट फिल्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है, उसमें जीएफआर डिक्रीज हो जाता है। पोस्टपार्टम ब्लड लॉस, ठीक है, प्लस नो यूरिन, ये पोस्टपार्टम ब्लड लॉस है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी वगैरह वाला है, उसके साथ यूरिन नहीं है, तो इसे कहेंगे रीनल इस्कीमिक एक्यूट किडनी इंजरी। यानी ये क्लिनिकल में से आया एक्यूट किडनी इंजरी से फिजियोलॉजी के अंदर कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, बीपी गिर गया, रीनल परफ्यूजन गिर गई, तो इसके बाद क्या हुआ? एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी होगी, उससे क्या हुआ? ओलिगुरिया और एनूरिया, जिसे क्या कहते हैं? स्कीमिक एकेआई। तो ये बेसिकली स्कीमिक एकेआई आपके पास, इसलिए सिनेरियो बना हुआ है उसका, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे होता है, तो आप इजीली कैसे कर लो। तो डिफेक्ट ऑफ पेरिस्टाल्टिक रश कोजेस क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक रश के डिफेक्ट से क्या होता है? गट की डिस्टेंशन हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक रश क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरसेलुलर कंट्रैक्शन होगी इसमें, इरिटेशन और इन्फेक्शन में, इसी वजह से हमारे पास हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ हुआ है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है आपके पास वो ग्लूकोज का कौन सा होता है? 375।
ठीक है? तो अब उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा कि सिग्निफिकेंट ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन एट ग्रेटर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपको याद था कि 180 मिलीग्राम, मैंने पहले भी आपको बताया था यूरिन का। तो अगर इससे ज़्यादा है तो इसमें यूरिन में अपीयर होगा ग्लूकोज, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये वैल्यू याद रखनी है, रेटेबल ही है। और इसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से भी लिंक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीनल थ्रेशोल्ड पर ग्लूकोज जो है बेसिकली ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी के अंदर, तो अब थ्रेशोल्ड क्या होगा, वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का कितना है, वो देखिए एमसीक्यूज आते होते हैं। सिक्रीशन में क्या होता है, इंक्लूड यूरिया होती है। यूरिया के अलावा क्या थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यूरिया के अलावा क्रिएटिनिन था हमारे पास, ड्रग्स थे, ऑर्गेनिक एसिड थी, हाइड्रोजन आयंस है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यूरिया मेनली होती है, ठीक है, वो पासिवली रीअब्सॉर्ब्ड होती है पीसीटी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा सिक्रेटरी किसमें होती है, 3 में भी होती है। तो आपने बात याद रखनी है। ये बेटा 2026 के एमसीक्यू थे। अब हम चलते हैं 2024 के एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, 2024 के एमसीक्यूज भी आप देखेंगे और रिपीट आए होंगे, कम से कम 4 से 5 ये पिछली की से रिपीट था जो मैंने आपको 2000 कराए थे। ठीक है, तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि आप 2024 वाले भी अच्छे से कर लें, हो सकता है इनमें से भी रिपीट हुआ। अच्छा, ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब किस में होता है, पीसीटी में। पहले एमसीक्यू करा चुका, वही चीज़ है। ठीक है, रिपीट हुआ है पास का एमसीक्यू। ठीक है, एसजीएल2 का इसमें रोल था और रीअब्सॉर्ब करता था 90% ग्लूकोज। ठीक है, और लेट पीसीटी में कौन करता था, एसजीएल1 जो 10% रह जाता था। और यूरिन ग्लूकोज में कब होता है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये वही वाला पुराना लिंक हो रहा है। मेटाबॉलिक एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये बेसिकली CO2 की वजह से होता है। क्या होता है कि मोस्ट मेटाबॉलिज्म जनरेट करता है CO2 को। तो CO2 और वाटर जो है कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट, ऐसी बाई कार्बोनेट बन सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। तो CO2 बेसिकली क्या बिहेव करेगा, हमारे पास वोलेटाइल एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए हमें क्या चाहिए था, पास एमसीक्यू हाई ADH। याद हो आपको, मैंने कराया था, देखिए रिपीट हुआ हुआ है। 2 MCक्यू अभी तक रिपीट हो गया आपके 2024 के पेपर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रोएंटेरिक इनहिबिटरी रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड बाय डोर्डल की सिक्रीशन या डिसेंसर। ये नहीं एमसीक्यू है कि गैस्ट्रोएंटेरिक की जो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स है वो किससे एक्टिवेट होता है, तो वो डोर्डल की सिक्रीशन या डिसेंसर। जो फूड डोर्डल में एंटर वाली है, मैंने आपको सारा समझाया था। ये उसी कॉन्सेप्ट से लिंक है जो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ये डोर्डल क्या करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा स्टोमक को, जिससे क्या होगी, गैस्ट्रिक एम्पटी स्लो हो जाएगी। और सिमुलस क्या करेगा, एसिड, फैट, हाइपरस्मोलर काइम डिसेंशन की कोई सिमुलस। हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं शीशे की इनहिबिटरी में, आपको बताया था सिक्रेटिन और GIP। अब हम बात करें टोटल बॉडी वाटर मेजर्ड बाय एंटीपायराइन। ये एक नया रटेबल एमसीक्यू है, ये बस आपको गाइडेंस से निकलेगा आपका। बेसिकली आइडियल स्केल मार्कर हमारे पास ये होता है एंटीपायराइन, टोटल बॉडी वाटर मेजर करने के लिए। इसके साथ हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है, टिट्रेटेड वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देख लें, मेनली यही होता है। पॉलीयूरिया की वजह से क्या होता है, पॉलीयूरिया कॉजेज डिक्रीज इंसुलिन सेक्रेशन। पॉलीयूरिया हुआ, इंसुलिन डिक्रीज होगी, हमारे पास क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा और क्या होगा, ग्लूकोसोरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगी और हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया का आपको पता होना चाहिए, पॉलीयूरिया क्या होता है, तो उससे आप इजीली पता लगा लेंगे। बेसिकली पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया आपको पता। तो बेटा पॉलीयूरिया हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अब नॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखी है। पॉलीडिप्सिया का भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेनली यहाँ पे पॉलीयूरिया आपको पता हो। ओलिगुरिया क्या पता हो कि यूरिन जो है बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ें सारी समझ आनी चाहिए कि ओलिगुरिया में लो प्रोडक्शन होगा, पॉलीयूरिया में बढ़ जाएगा। नॉर्मल यूरिन की वैल्यू पता हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अगला MCक्यू हाइपोनेट्रीमिया इन्फ्यूजन। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया इन्फ्यूजन। ठीक है, तो एडीएच सिक्रीशन प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम सेरिब्रल एडीमा। यानी हाइपोनेट्रीमिया हुआ, हमारे पास एडीएच की सिक्रीशन होगी तो ब्रेन को करेगा सेरिब्रल एडीमा। क्योंकि लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में क्या होता है, हमारे पास सेरिब्रल एडीमा हो सकता है, ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है, सीजर हो सकते हैं। MCक्यू याद रखना है, वो वाला कॉन्सेप्ट वाला MCक्यू। इंक्रीज पोटाशियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओकर्स इन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पास क्या होता है, मसल सेल जो है रेपिडली डीपोलराइज होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, पोटाशियम जो है वो सेल्स को लीव करेगा और इसकी वजह से ECF में क्या होगा, पोटाशियम बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, एसिडोसिस हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस भी कह सकते हैं, सेल लाइसिस हो सकती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है। GFR डिक्रीज क्या होता है, ठीक है, डिक्रीजेज बाय इंक्रीज एफरेंट आर्टियोटिस। आपको सारे फैक्टर बताने चाहिए, DFR किससे इंक्रीज होता है, किससे डिक्रीज होता है। कोई भी फैक्टर आ रहा है पास MCक्यूज में बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, एफरेंट की कंस्ट्रक्शन हुई, हमारे पास लेस ब्लड एंटर ग्लोमुलस हुआ। ठीक है, ग्लोमुलर एंडोस्टैटिक प्रेशर जो है ग्लोमुलस का वो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने से क्या होगा, GFR डिक्रीज हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास हिपोथेटिक स्टिमुलेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डैमेज टू सैक्रल लीजन। ठीक है, मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो ओवरफिल्ड ब्लेडर है, ठीक है, और रिटेंशन हुई है, साफ आंखें बंद करके एटोनिक ब्लेडर है, सारा पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पता होना चाहिए। पास का MCक्यू, ये तीसरा चौथा MCक्यू आपके 2024 में आ रहा है। एब्सेंस ऑफ माइटेरिक प्रेसेस
प्लस रिसेप्टिव रिलैक्सेशन रिफ्लेक्स, यानी कि रिसेप्टिव रिलैक्सेशन रिफ्लेक्स भी है और मेटा रिफ्लेक्सेस की एब्सेंस है। तो पहले भी आपको बताया था एक लैसिया होता है। एक लैसिया में क्या होता है, लोअर इसोफेगल जो लोअर इसोफेगल स्पाइसर है, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाता है स्वेलिंग के अंदर। इसकी वजह से एक एलएसए में क्या होता है, लॉस हो जाएगा माइटैरिक न्यूरॉन्स का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, लोअर इसोफेगस स्पाइसर जो है फेल टू रिलैक्स होता है और उसमें फूड कुमुलेट्स हो जाता है इसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इससे डिस्फेगिया और इरिटेशन। अगला एमसीक्यू है कि 90% ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन अर्ली पीसीटी। ठीक है, 90% ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन अर्ली पीसीटी जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली SGL2 इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको बताया था कि कब क्या होता है, अर्ली पीसीटी के अंदर। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। तो अगर 1 है तो वो कसमें होगा लेट के अंदर ही, वही एमसीक्यू है उसको लिख किया हुआ उन्होंने। 90% ग्लूकोज होता है और SGLT1 में 10% होता है लेट। वही चीज़ जो आपको पहले बताई थी वही चीज़ आई हुई पूछी हुई है। ठीक है, अब आपको अगला एमसीक्यू क्या है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग जो है, ठीक है, उसकी वजह से कॉजेज ट्यूबुलर डैमेज ड्यू टू हाइपोवोलीमिया। आपके पास पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा। तो वही चीज़ है, उसको लिंक करके रीनल इस्कीमिया से रिलेटेड एक और एमसीक्यू आपका आया हुआ है, पिछले पेपर में आया था, एक इस पेपर में आया था। ठीक है, वाई, ठीक है, पोटाशियम सेल सिक्रीट विच हार्मोन। ठीक है, GIP जो है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड इसका नाम होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि पोटाशियम सेल्स इनको सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये केस पोटाशियम सेल की लोकेशन की तरह डोडम और जेडम पे। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज होती है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है उसको डिक्रीज कर देता है। ये दो रोल इसके याद रखने हैं आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाते हैं 2000 के 24 या 25 कह लें उसकी सप्ली के। ठीक है, तो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। तो 2025 के सप्ली के एमसीक्यू जब आप मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको 2024 के 2025 के एनुअल के करवाए थे। ठीक है, और 2026 के एनुअल के कराए थे। अब 2025 के सप्ली के करवाने लगा हूँ। ठीक है, पहला एमसीक्यू इसमें आते थे अडीमा। ठीक है, अडीमा ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, यानी अडीमा हो रहा है और इंक्रीज परमिएबिलिटी है। तो हमारे पास क्या होगी, बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। विटामिन सी में क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है प्रोलाइन की और लाइसाइन की। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, अगर विटामिन सी डेफिशिएंट है तो कोलेजन वीक होगा कैपिलरी वाल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी फ्रेजाइल हो जाएंगी, तो प्लाज्मा में से क्या करेगा, लीक हो जाएगा आसानी से। इसकी वजह से क्या होगा, अडीमा हो गया, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी बढ़ गया, यानी फ्लूइड। ठीक है, इसके साथ इसमें स्कर्वी ब्लीडिंग होंगे, इस पेटे की आपने याद रखने हैं, लेकिन फिजियो के लिए मेनली एडीमा ही आप लिंक कर सकते हैं। स्पाइनल कोड की इंजरी हुई है, अबव सेक्रल रीजन, दोबारा पास एमसीक्यू में रिपीट हुआ, सप्ली का एमसीक्यू देख लें। ऑटोमेटिक ब्लेडर पहले आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, तो देख लें, वहाँ से रिपीट हुआ। S2S4 इसका याद था, आपको करवाया था। ठीक है, फैक्टर कोसिंग डिक्रीज GFR। ठीक है, फिर वो देखे GFR का एक फैक्टर पूछा, हर पेपर में एक DFR से रिलेटेड डिक्रीज इंक्रीज फैक्टर लाजमी आ रहा है। ठीक है, तो आपको GFR की क्वेश्चन आनी चाहिए। तो GFR कैसे डिक्रीज करता है, अगर बूमन कैप्सूल का प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसके इन्वर्स है। प्लाज्मा और कोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, इसके भी इन्वर्स है। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। इसके अलावा एफरेंट की कंस्ट्रक्शन हो जाए तब भी ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये चीज़। मोस्ट पावरफुल हार्मोन रिटेनिंग वाटर सोडियम वाइल सिक्रीटिंग वेस्ट, ADH। पास का एमसीक्यू बेटा तीसरी चौथी बार मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्टो एमसीक्यू आया हुआ है कि जैसे वाटर और सोडियम जो है, ठीक है, रिटेनिंग वाटर जो है मोस्ट पावरफुल हार्मोन रिटेनिंग वाटर कर रहा है और सोडियम को, ठीक है, एक्सक्रीटिंग वेस्ट, रेडियस से रिलेटेड एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये आपने कर लेना। थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन वही चीज़ ADH किस पे एक्ट करता है, DCT के लेट पे और कोलेक्टिन ड्रग पे एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था एक्वापोनिचन ऐड करेगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होगा, इसलिए इसका कॉन्सनट्रेटेड यूरिन से लिखा होता है। जबकि अल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो सोडियम को रिटेन करता है, ये फंक्शन याद रखना। ठीक है, वाटर रिटेंशन में हमेशा DH होगा और सोडियम के अंदर हमेशा एल्डोस्टेरोन होगा। पोली यूरिया ऐसा डाइल्यूट यूरिन है, ठीक है, और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आंखें बंद करके डिक्रीज ADH सिक्रीशन, ADH इसलिए सिक्रीट हो रहा है ना, डाइल्यूट यूरिन हो गया, तो इसके लिए अब उसकी क्या होगी, सिक्रीशन कम हो जाएगी। लो ADH से क्या होता है, डायबिटीज स्पाइडस होता है। विदाउट ADH क्या होगा, कलेक्टिव ड्रॉप्स जो है उनमें वाटर जो है इम्परविएबल हो जाएगा, तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर की जाएगी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, पहले करा चुका हूँ, ये चौथा एमसीक्यू रिपीट हो रहा है हर पेपर में। आप देखिए एवरेज जो है 4-5 एमसीक्यू पिछली वीडियो से रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कम है आपके लिए, इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ताकि आपके लिए फ़ायदे की बात हो। तो प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ ECF ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, सोडियम। सोडियम जो है एक मेजर एक्स्ट्रा कैलोरी कैटायन होता है। ठीक है, तो सोडियम इज मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है जो कंट्रीब्यूट करता है ECF के अंदर। ये पहला हमसे पुराना था, वही है कि प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ ECF ऑस्मोलैरिटी जो है वो सोडियम होता है। हमारे पास हाइपरकलीमिया हुआ और कार्डियक अरिथमियाज है, किसमें होगा, एडिसन डिजीज।
एडिशन डिजीज में क्या होता है, हमारे पास एड्रीनल की इनसफिशिएंसी हो जाती है। उससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया तो हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और हमारे पास पोटाशियम की एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, कि हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और पोटाशियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली एल्डोस्टेरोन इसके ओपोजिटली एक्ट करता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब एल्डोस्टेरोन नहीं है तो हाइपरकलीमिया जो है वो होगा, अरिथमियाज होंगे और उसके साथ हमारे पास हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरपिगमेंटेशन होगा। ये फीचर्स होते हैं एडिसन डिजीज के, आपको याद रखने हैं। मेनली हाइपरकलीमिया, अरिथमियाज याद रखें। ठीक है, एसिडोसिस इन एक्यूट डायरिया, तो क्या होगा, ये पुराना एमसीक्यू पास का आपको बताया था, लोस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है। वही है एनाइन गैप का मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको बताया हुआ बेटा, ये एमसीक्यू 5 हो चुके हैं जो आपके रिपीट है सप्ली के अंदर। ठीक है, मैकेनिज्म रेगुलेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म रेगुलेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है उसमें क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की। तो बेसिकली हमारे पास की 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, बफर सेकंड है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास लंग्स है। ठीक है, किडनीज है। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ जो है उसके साथ लाइन ऑफ डिफेंस आपको पता होनी चाहिए कि लाइन ऑफ डिफेंस में बफर, लंग्स और किडनीज आ जाती हैं। ठीक है, ये 3 डिफेंसेस अगेंस्ट पीएच चेंजेस होते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि कौन सा मैकेनिज्म रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, तो उसके अंदर हमारे पास एक्सक्रीशन जो है हाइड्रोजन आयन की हो रही, तो रेगुलेशन होगी शुरू। तो सब्सटेंस यूज टू डिटरमाइन रीनल प्लाज्मा, पुराना एमसीक्यू है बेटा, छठा एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। पैरा अमाइनोइप्रिक एसिड आपको पिछली वीडियो में भी कराया था। देख लें कितने एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं सप्ली के अंदर। हाइपोनाट्रीमिया ड्यू टू डायरिया डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, यानी हाइपोनाट्रीमिया हो रहा है साथ डायरिया डेंजरस कॉन्सिक्वेंस क्या, ब्रेन सेल का एडीमा हो जाएगा। ठीक है, एडीमा के भी एमसीक्यू काफ़ी आ रहे हैं, देख लेना। सोडियम लो, ई लो, प्लाज्मा सोलिटी, वाटर ब्रेन सेल में एंटर हुआ, हमारे पास सेल्युलर एडीमा हुआ। सेल्युलर एडीमा का पिछले पेपर में भी एमसीक्यू करा चुका और पहले भी, तो आपको पता होना चाहिए। साइकोजेनिक डायरिया है। ठीक है, इन एग्जाम स्ट्रेस मैकेनिज्म, जब एग्जाम में स्ट्रेस हुआ तो साइकोजेनिक डायरिया होता है। क्यों होता है, हमारे पास इंक्रीज एक्टिविटी हो जाती है मस्कुलर म्यूकोसा की। ठीक है, हिस्टोलॉजी से रिलेटेड भी कह सकते हैं, फिजियोलॉजी से भी। बेसिकली क्या, स्ट्रेस जो है वो क्या करेगा, ऑटोनोमिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे हमारे पास जीआई की मोटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डायरिया हो जाए। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो सीलिक डिजीज की आंखें बंद करके, ओस्टियोमलेशिया, इरिटेबल एमसीक्यू है। सीलिक डिजीज जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वायलेट एट्रोफी हो जाती है और मैल ऑब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जिससे विटामिन डी डेफिशिएंट हो गया तो कैल्शियम क्या होगा, पुअर ऑब्जॉर्प्शन होगी उसकी, और हमारे पास क्या होगा, हड्डियों की ओस्टियोमलेशिया हो जाएगी। इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, वेट लॉस, डायरिया भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है आपको, हमेशा ये बात याद रखनी है। ये क्लिनिकल का एमसीक्यू लाजमी आ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी, आंखें बंद करके, ये पुराना एमसीक्यू है, पहले भी है, ये आपका माइक्रो से रिलेटेड है। ये क्या करता है, यूरिस प्रोडक्शन में उसका मैकेनिज्म होता है, इसलिए इसके लिए यूरिस टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, डोनर अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर इसके मेनली कॉम्प्लिकेशन होती है। मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर सेलिब्री सिक्रीशन, पैरासिम्पैथेटिक। मैं पहले पैरासिम्पैथेटिक रहा चुका था, उसमें क्या होता था, वैसोडाइलेशन। ठीक है, वाटर सलाइवा जो है प्रोफ्यूज होता है, सिक्रीशन होती थी। तो इसमें क्या पूछा उन्होंने कि मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर सेलिब्री सिक्रीशन यही होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है और सलाइवा थिक हो जाता है और हमारे पास सिक्रीशन कम हो जाती है। ये बात याद रखनी है, सिक्रीशन पैरासिम्पैथेटिक में कम, और सॉरी सिंपैथेटिक में कम और पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ जाती है। तो सैक लाइक बल्जिस इन लार्ज इंटेस्टाइन, आंखें बंद करके ऑब्जर्वेशन, ये पहले भी बता चुका आपको। ठीक है, तो ये वही एमसीक्यू रिपीट हुआ हुआ, सैक लाइक बल्जिस इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्वेशन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली टीनिया कोलाई होती है, उसके साथ ये लिंक करके ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। तो ये बेटा एमसीक्यूज आपको सारे करवा दिए मैंने फिजियोलॉजी के। आपके काफ़ी एमसीक्यू पर पेपर में पिछले सालों के 5 से 4 पेपर एमसीक्यू जो है ऑन एवरेज 12-11 में से रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और ये लास्ट सप्ली वाले पेपर में इवन 6 हुए हैं। तो इसलिए मेरी एमसीक्यू वीडियोस लाजमी देखो, ताकि आपके पेपर की फिजियोलॉजी की जो है बेस्ट एमसीक्यू प्रिपेयर्ड और आपके लोग के कॉलेज के एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर हो सके। बेस्ट ऑफ लक।